बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 सीड डोरमेंसी। सबसे पहले सीड डोरमेंसी की डेफिनेशन है कि सीड डोरमेंसी होता क्या है। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। कि जो है वो सीड उसे ग्रो करने के लिए कंडीशंस भी अच्छी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहा, उसमें कोई इनएबिलिटी है, तो उस कंडीशन को कहते हैं सीड डोरमेंसी। ज़्यादातर सीड्स जो हैं वो फ़ौरन से क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं जैसे वो मैच्योर हो जाती है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में जो है जैसे सिट्रस हो गया, इनमें ये काम होता है कि सीड जो बनते हैं और वो फ़ौरन से जर्मिनेट कर जाते हैं। बट कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि वो सीड को एक पीरियड ऑफ रेस्ट चाहिए या वो इनएक्टिव रहता है जर्मिनेट होने से पहले। ऐसे सीड्स जो हैं ये इनको अगर एक्सटर्नल फेवरेबल कंडीशंस मिल भी जाएँ तब भी जो है ये ग्रो नहीं करते। तो क्यों? क्योंकि कोई चीज़ इनकी जर्मिनेशन को ब्लॉक कर रही होती है। तो इस कंडीशन को आप कहते हैं सीड डोरमेंसी। अब क्या क्या रीज़न हो सकती है? सबसे पहली रीज़न जो यहाँ पे जी मेंशन है वो है हार्ड सीड कोट, यानी वो जो सीड है उसकी बाहर की जो कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। सीड कोट जो है वो ज़्यादातर सीड्स में बहुत ज़्यादा लेयर्स की बनी हुई होती है, और ये लेयर्स उनके इंटेगुमेंट जो होता है, सीड जब डेवलप कर रहा होता है तो जो इंटेगुमेंट होता है उसके ओवरी के इर्द गिर्द उसी वही जो है वो सीड बना देते हैं। तो ओवरी में जो इंटेगुमेंट होता है, कुछ सीड्स के ऊपर और भी जो है वो कोट लेयर्स होती हैं, और ये इनके एंडोस्पर्म से आती हैं। ये फिर किस किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, प्रोटीन्स एंड वैक्सीन्स वगैरह से मिलकर बनी होती हैं, और ये वाटर को लूज़ करते हैं जब ये मैच्योर होते हैं और हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हैं एम्ब्रियो के इर्द गिर्द। ऐसे जो सीड्स होते हैं दे फॉर्म ऐसे सीड्स जो होते हैं उनकी जो सीड कोट होती है वो बहुत हार्ड होती है, और ज़्यादातर लेगुमिनेसी और मालवेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो हार्ड को सीड कोट का अब क्या जो है वो होता है नुकसान, कि फ़ायदा भी और नुकसान भी, कि हार्ड सीड कोट जो है वो एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सीड से जो है वो प्रोटेक्ट करती है कि पानी जो है वो सीड के अंदर ना आ जाए। ठीक है, इसके अलावा ये अक्सर गैस एक्सचेंज भी नहीं होने देती, यानी ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती, जो रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है। और कुछ सीड जो है वो वाटर और डिजॉल्व गैसेज के लिए परमिएबल होते हैं, लेकिन जो सीड कोट होती है वो बट सम सीड कोट्स इन सम प्लांट्स आर परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड इम्परमिएबल टू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह जाती है, तो ये सीड को जर्मिनेट करने नहीं देती और डोरमेंसी की वजह बनती है। और कभी एक स्ट्रॉफलियर प्लग बन जाता है जो माइक्रोफाइल को ब्लॉक कर देता है। देयरफॉर द सीड आर अनेबल टू अब्सॉर्ब वाटर एंड ऑक्सीजन। माइक्रोफाइल क्या होता है कि सीड की एक तरफ एक छोटा सा सुराख होता है जिसे आप माइक्रोफाइल कहते हैं, और वहाँ पे आगे उस सुराख के ऊपर एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्ट्रॉफलियर प्लग कहा गया वो बन जाता है। तो फिर जब वो सुराख बंद हो गया तो उस सुराख से ना तो पानी जाता है ना ऑक्सीजन जाती है, और सीड जो है वो इसी कंडीशन में रह जाता है। कुछ सीड जो है अब वो उनको वाटर भी मिलता है, वो गैसेस को भी अब्जॉर्ब करते हैं, सारा कुछ उनके पास है जो जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनकी सीड कोट ही इतनी हार्ड होती है, इतनी सख्त होती है कि मैकेनिकल रेजिस्टेंस वो उसको उसमें से प्लांट को बाहर निकलने ही नहीं देती, और एम्ब्रियो एक्सपैंड ही नहीं कर पाता, तो रेडिकल जो है वो बाहर ही नहीं आता और सीड इसी कंडीशन में रह जाता है। इमेच्योर एम्ब्रियो जी के एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर फुली डेवलप करता है कुछ प्लांट्स में, जैसे जब वो शेड करते हैं, यानी जब वो पेरेंट प्लांट से सीड गिरते हैं तो उससे पहले उसमें एम्ब्रियो डेवलप कर चुका होता है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ में ये जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है ये इनकम्प्लीट होती है, तो ऐसे सीड्स जो है वो डॉर्मेंट रहते हैं और जर्मिनेट नहीं कर पाते। उनको अपनी जो है ना इस डेवलपमेंट को पहले कंप्लीट करना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जो है वो अब कुछ टाइम लेते हैं, कुछ हफ्ते लेते हैं, अपने एम्ब्रियो को कम्प्लीटली डेवलप करते हैं। जब एम्ब्रियो मुकम्मल तौर पर डेवलप करता है फिर वो जाके जो है वो जर्मिनेट करते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो फुली डेवलप होता है, तो सारी कंडीशंस मिली होती हैं लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं करता। तो एम्ब्रियो ऐसे प्लांट्स के जो है इन्हें कुछ ना कुछ चेंज जो है वो कोई रिक्वायर होता है, एक टाइम पीरियड फॉर द डेवलपमेंट, और चेंजेस अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इन चेंजेस को आप आफ्टर राइपनिंग कहते हैं, और फिर जो है जाके वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दैन देयर इज़ लाइट सेंसिटिव सीड्स के कुछ सीड्स जो होते हैं उनको अपनी जर्मिनेशन के लिए कुछ लाइट का एक पीरियड चाहिए, एक इक्वल पीरियड चाहिए होता है उनको, लाइट का भी और डार्क का भी। ठीक है, तो लाइट जो है उनकी जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ स्पीशीज़ जैसे लेटस वगैरह हैं वो डार्क में जो है वो रहती हैं डॉर्मेंट, और तब तक नहीं वो जर्मिनेट करती जब तक उन्हें लाइट नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनको रोशनी की ज़रूरत होती है, सॉरी सीड्स जर्मिनेट करने के लिए जिन्हें रोशनी की ज़रूरत होती है, उन्हें आप पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स कहते हैं, और अगर उन्हें आप अंधेरे में रखेंगे तो उनकी जर्मिनेशन जो है वो रुक जाती है। और नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जी एग्जाम्पल्स भी कुछ दी हुई हैं, कि जब आपने लाइट से एक्सपोज कराएंगे तो उनकी जर्मिनेशन जो है वो रुक जाती है, और उन्हें जर्मिनेट करने के लिए डार्क पीरियड चाहिए, और ऐसे सीड्स को आप नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स कहते हैं। अक्सर जो टेम्परेट ट्रीज होते हैं उनके सीड जो हैं वो काफ़ी दिन तक यानी जर्मिनेट नहीं करते जब वो गिर भी जाते हैं, एप्पल्स वगैरह, वॉलनट, इस तरह। तो क्यों? क्योंकि इनको थोड़ा सा चिलिंग टेम्परेचर चाहिए, यानी इन्हें ठंडा टेम्परेचर चाहिए कुछ हफ्तों के लिए, तभी क्या करेंगे ये जर्मिनेट करेंगे। तो नेचर में ही ये रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है। ये सॉइल में रहते हैं, पूरी सर्दियाँ गुजारते हैं। सर्दियों में क्योंकि जब टेम्परेचर चिलिंग होता है तो फिर जो है वो बट सम सीड्स बिकम डॉर्मेंट इन नेचर, दे नीड आर्टिफिशियल चिलिंग। ठीक है, कि यही बात है कि इन्हें चिलिंग रिक्वायरमेंट, यानी इन्हें ठंडा मौसम चाहिए ज़्यादातर। तो सर्दियाँ जब ये गुजार लेते हैं तो इनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ सीड्स जो होते हैं उनको आर्टिफिशियली चिलिंग की ज़रूरत होती है। और डोरमेंसी ड्यू टू ग्रोथ इनहिबिटरी कंपाउंड, कभी कभी क्या होता है कि नेचर में कुछ कंपाउंड्स जर्मिनेशन को रोक देते हैं, तो काफ़ी स्पीशीज़ जो हैं उनके पास ऐसे कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिस तरह ये फिनोलिक एसिड, पैरासॉर्बिक एसिड वगैरह। ये कंपाउंड्स अगर एम्ब्रियो में या सीड कोट में प्रेजेंट होंगे तो जर्मिनेशन को नहीं होने देते, और कभी कभी जो इनहिबिटरी हार्मोन सिसिक एसिड हमने पढ़ा है वो भी इस जर्मिनेशन को रोक रहा होता है। अच्छा, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। अब ये जो सीड डोरमेंसी इसको ब्रेक किस तरह करना है, तो
जो सबसे पहले मेथड है वो ये कि आप सीड कोड को जो है वो रिमूव कर दें ताकि वो इस डोरमेंट कंडीशन से बाहर आ जाए। तो रिमूवल ऑफ जो इंटायर सीड कोड की है वो तो पॉसिबल नहीं है, ये उस एम्ब्रियो को भी अंदर से इंजरी ही कर सकती है। तो इसलिए आप उसे पंक्चर करें, किसी एक तरफ से सुराख कर दें और मैकेनिकली रप्चर करें रब करके। तो इस प्रोसेस को आप स्कैरिफिकेशन कहते हैं। सीड जो है उसे हॉट वाटर से ट्रीट करें या सल्फ्यूरिक एसिड दें वो थोड़े से कम टाइम के लिए, तो सीड कोड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और सीड की ये जो डोरमेंसी है ये ब्रेक कर जाएगी। या फिर आप उसे मिट्टी में दबा दें तो मिट्टी में जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो इस हार्ड सीड जो कोट है उसको नरम कर देंगे। तो इस तरह भी सीड की जो डोरमेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लाइट सेंसिटिव के लिए तो एक ही तरीका है कि आप उसे उस लाइट से एक्सपोज करा दें। ठीक है, तो जैसे एक्सपोजर टू वाइट लाइट अगर आप करेंगे तो जैसे टोबैको के, टोमेटो के, डिजिटाइलस वगैरह जो है इनके जो सीड्स हैं इनको जब आप लाइट से एक्सपोज कराएंगे तो ये सिर्फ जी जब इम्बाइब हुए हों यानी 30 से 40% दिन में मॉइस्चर पानी मौजूद हो तभी ये इस लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ड्राई कंडीशन में इनको लाइट की जो है ना वो हो भी तो इन पे इफेक्ट नहीं करती। इस तरह रेड और फार रेड लाइट से भी बहुत कम इंटेंसिटी अगर आप दें 1-2 मिनट के लिए तो वो भी इस डोरमेंसी को ब्रेक कर देती है। जो 660 जो माइक्रोमीटर वाला जो आपका माइक्रोन वाली वेवलेंथ है वो इफेक्टिव होती है जर्मिनेशन के लिए। अगर आप 730 वाली देंगे तो वो रोक देगी जर्मिनेशन को ना। तो पहले अगर आप उसको रेड लाइट से करें और उसके फ़ौरन बाद फार रेड से करेंगे तो जर्मिनेशन रुक जाएगी। इसका मतलब यह है कि रेड लाइट का जो इफेक्ट है उसे फार रेड कैंसिल कर देती है और अगर आप फार रेड देंगे दोबारा रेड देंगे तो सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएंगे। देन रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स, ये भी देखा गया कि कुछ प्लांट के हार्मोन्स या ये जो फाइटोक्रोम्स पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, सॉरी हार्मोन्स नहीं पिगमेंट्स, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड और फार रेड लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये भी इस फिनोमिना जो सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग का इसको कंट्रोल करते हैं। देन प्लांट के कुछ हार्मोन्स जिस तरह जिब्रेलिक एसिड और काइनेटिन वगैरह ये इस रेड लाइट के इफेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये भी जर्मिनेशन, यानी रेड लाइट भी जर्मिनेशन कराती है ना सीड्स में। तो रेड लाइट भी अगर आप रेड लाइट की जगह आप जिब्रेलिक एसिड भी उसको लगाएंगे तो वो भी जर्मिनेशन को स्टार्ट करा देगा क्योंकि ये भी वही सेम काम कर रहा होता है। इस तरह रेड रिवर्सिबिलिटी एंड फाइटोक्रोम उतना भी रोल प्ले नहीं करते। इनमें नेगेटिव जो फोटोप्लास्टिक सीड्स होते हैं तो उनको इससे निकालने के लिए आपको उन्हें ज़्यादा क्रिटिकल डार्क पीरियड में रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी ऊपर वाले सारे फिनोमेना जो है वो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सेल्स में ठीक रहते हैं सीड्स में। इसके अलावा जो चिलिंग रिक्वायरमेंट जिनको चाहिए यानी जिन्हें ठंडा टेम्परेचर चाहिए उनकी सीड डोरमेंसी को आपने किस स्ट्रेटिफिकेशन के जरिए यानी आपने लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट देनी है उस प्लांट को। ठीक है, ड्राई सीड क्योंकि सर्टिफाई नहीं हो सकती यानी अगर वो बिल्कुल खुश्क होंगे तो उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए आप पहले उसे पानी में रखें ताकि वो थोड़ा पानी जज़ब करें, तब फिर आप उन्हें लो टेम्परेचर दें तो फिर ये क्या करेंगे जर्मिनेशन में स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह केमिकल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये लैब में की जाती है। डिफरेंट केमिकल्स दिए जाते हैं जो इस डोरमेंसी को ब्रेक कर देते हैं, जैसे अल्कोहल या फैट सॉल्वेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये जैसे आपने आगे मैंने बात की कि जो माइक्रोपाइलैंड होता है उस पर कुछ केमिकल्स ने उनको ब्लॉक किया होता है, तो केमिकल्स ने या इस तरह कुछ चीज़ें उन्हें ब्लॉक कर देती हैं, जिससे हमने स्ट्रॉफिलर प्लग कहा था पीछे। तो उसको जी आप केमिकल्स इस तरह लगाएं कि वो उस ब्लॉकेज को रिजॉल्व कर दें। तो इस तरह क्या होता है कि मटेरियल्स इंटर हो सकते हैं आराम से। इस तरह कभी कभी आप एसिड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन वगैरह के ये जो सीड जो होते हैं इनको आप सोक वगैरह करके रख सकते हैं। ये सीड कोट को जो है वो नरम कर देती है, तो पानी और गैस वगैरह इसमें से आसानी से गुजर सकती हैं। या फिर आप उसे बॉइलिंग वाटर में रखें कुछ देर तो भी वो सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा। और जिब्रेलिक एसिड का हार्मोन है जो एफसीसी एसिड के उल्टा काम करता है। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो ग्रोथ सीड्स में उसको प्रमोट करता है। तो अगर आप चिलिंग रिक्वायरमेंट डोरमेंसी ड्यू टू चिलिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर एंड इनहिबिटरी हार्मोन, तो चिलिंग रिक्वायरमेंट को जिब्रेलिक एसिड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ऐसे प्लांट्स जिनको चिलिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अगर आप उन्हें वो टेम्परेचर ना दें बल्कि उनके आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दें जो एक प्लांट हार्मोन है, तो वो उसकी डोरमेंसी को खत्म कर देगा और वो प्लांट जो है वो जो सीड जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद इम्पैक्शन क्या होता है कि कुछ सीड्स में एक कॉर्क लाइक प्लग जो है वो माइक्रोपाइल में मौजूद होता है, जिसे वही स्ट्रॉफिलर प्लग वगैरह कहते हैं। ये गैसेस को और पानी को अंदर नहीं जाने देता। तो अगर आप इस सीड को बहुत ज़्यादा शेक करें, बहुत ज़्यादा हिलाएं, तो फिर क्या होता है कि ये जो प्लग है ये अपनी जगह से हिल जाता है, तो वो जो पोर है वो ओपन हो जाएगा। इस ट्रीटमेंट को आप इम्पैक्शन कहते हैं और स्टार्ट हो जाएगी जर्मिनेशन सीड में। और लास्ट में जी है यूज़ ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, कि आपने ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ करना है जो सीड की ग्रोथ को इंक्रीज करा देते हैं, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट, थायो यूरिया, इथाइलिन, क्लोरहाइड्रिन वगैरह। ये जर्मिनेशन प्रमोटर्स हैं। तो इनकी जो है ना वो एप्लीकेशन से क्या होगा कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह कुछ हार्मोन्स जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन वगैरह ये भी सीड जर्मिनेशन को ज़्यादा कराते हैं।